अगर मैं कहूँ कि आज का ये टॉपिक प्रतियोगी परीक्षाओं में 5 से भी ज़्यादा बार आ चुका है और हर साल इससे सवाल बनते ही हैं, तो क्या आप इसे छोड़ना चाहेंगे? मुझे नहीं लगता कि कोई भी सीरियस स्टूडेंट ऐसा रिस्क लेगा। बिल्कुल। स्वागत है आज की इस खास चर्चा में। आज हम किसी मामूली टॉपिक पर बात नहीं कर रहे हैं। आज हम इतिहास के उस पन्ने को पलटने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया का भूगोल और राजनीति बदल कर रख दी। 1857 का महासंग्राम। और देखिए, जो लोग यूपीपीसीएस, बीपीएससी या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये टॉपिक एकदम सोने की खान है। सीधा सवाल आता है और कई बार कथन और कारण वाले वो घुमावदार सवाल भी आते हैं। हाँ, वो असर्शन और रीजनिंग वाले सवाल जो दिमाग घुमा देते हैं। हमारा आज का मकसद सिर्फ रटना नहीं है। हम डॉट्स कनेक्ट करेंगे ताकि एग्जाम में कोई भी ट्रिकी सवाल आए तो जवाब एकदम सटीक निकले। बिल्कुल सही अप्रोच है, क्योंकि अपने इतिहास में सिर्फ क्या हुआ नहीं पूछते। अब सवाल आता है कि क्यों और कैसे हुआ। हम्म मतलब बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। हाँ, अक्सर लोग इसे सिर्फ एक सैन्य बगावत मान लेते हैं, लेकिन अगर हम इसके पीछे की पूरी मशीनरी समझ लें, इसके आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक तार कैसे जुड़े थे, तो एग्जाम में कोई सवाल आउट ऑफ सिलेबस लगेगा ही नहीं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहला और सबसे विवादित सवाल तो इसके नाम को लेकर ही होता है। कोई इसे सिपाही विद्रोह कहता है तो कोई प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। हाँ, ये बहुत ही क्लासिक डिबेट है। मुझे हमेशा ये खटकता है कि एक ही घटना के दो बिल्कुल अलग नाम कैसे? क्या ये सिर्फ शब्दों का खेल है या कोई गहरी राजनीति है इसके पीछे? देखिए, इसके पीछे बहुत ही सोची समझी पीआर रणनीति थी, मतलब पब्लिक रिलेशंस, अच्छा। अंग्रेजों का पीआर। बिल्कुल। जब आप किसी घटना को सिपाही विद्रोह या सिपॉय म्यूटिनी कहते हैं, तो आप दरअसल दुनिया को ये बता रहे हैं कि देखिए, सब कुछ ठीक है, बस कुछ गिने चुने सैनिकों ने अनुशासन तोड़ा है। ओ, तो वो इसे छोटा दिखाना चाहते थे। एकदम सही। ब्रिटिश इतिहासकारों ने जानबूझकर ये नैरेटिव गढ़ा ताकि वो इसकी अहमियत कम कर सकें। वो नहीं चाहते थे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये मैसेज जाए कि पूरा भारत उनके खिलाफ खड़ा हो गया है। हाँ, वरना उनकी सत्ता पर ही सवाल उठ जाता ना। बिल्कुल, उनकी वैधता पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग जाता। एक तरह से ये पूरा डैमेज कंट्रोल था। हम्म। लेकिन यहीं पर वीडी सावरकर जी का वो बयान आता है जो एग्जाम में ना जाने कितनी बार पूछा गया है। हाँ, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। बिल्कुल। उन्होंने इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा। अगर अंग्रेज इसे सिर्फ सिपाहियों का गुस्सा बता रहे थे तो सावरकर जी ने ऐसा क्या देखा जो अंग्रेज छुपा रहे थे? सावरकर जी ने वो देखा जो अंग्रेज अपने दस्तावेजों में दर्ज ही नहीं करना चाहते थे, आम जनता की भागीदारी। मतलब सिर्फ सैनिक नहीं थे उसमें? बिल्कुल नहीं। उन्होंने साबित किया कि ये कोई बैरक तक सीमित झगड़ा नहीं था। जब मेरठ के सैनिक दिल्ली पहुंचे तो उनके पीछे पीछे किसान, कारीगर, जमींदार और आम नागरिक भी इस लड़ाई का हिस्सा बन गए। देखने की एक राष्ट्रीय इच्छा थी। तो ये बेसिकली दो नजरियों की लड़ाई है, एक जो इसे छोटा दिखाना चाहता है और दूसरा जो इसका असली व्यापक रूप सामने लाता है। एकदम सही पकड़े हैं आप। पर देखिए, यहां से एक बड़ा लॉजिकल सवाल पैदा होता है। अगर ये केवल सिपाही विद्रोह नहीं था तो पूरे देश में इतना गुस्सा पनप क्यों रहा था? गुस्सा रातों रात नहीं पनपा था। इसे समझने के लिए मैं एक मॉडर्न एनालॉजी इस्तेमाल करना चाहूंगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को हम आज की किसी बेहद लालची मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन की तरह देख सकते हैं क्या? हाँ, काफी हद तक। मतलब कंपनी का मैनेजमेंट खराब था, उन्होंने अपने कर्मचारियों यानी सिपाहियों का शोषण किया, लोकल वेंडर्स यानी किसानों को बर्बाद कर दिया और राइवल कंपनियों का जबरन टेक ओवर कर लिया। तो क्या ये एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट स्ट्राइक थी? ये एनालॉजी सच में बहुत शानदार है। इस कॉर्पोरेट टेकओवर की शुरुआत असल में राजनीतिक कारणों से हुई थी और इसमें सबसे बड़ा विलन बनकर उभरा लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी की हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये तो एग्जामिनर्स का फेवरेट है। बिल्कुल फेवरेट है। थोड़ा रुकिए इस पर। इसका मैकेनिज्म क्या था? कैसे एक नीति ने राजाओं को सड़क पर ला दिया? इसका मैकेनिज्म बहुत क्रूर और सीधा था। डलहौजी ने एक नियम बनाया कि अगर किसी भारतीय शासक का अपना कोई जैविक पुत्र या बायोलॉजिकल वारिस नहीं है तो वो गोद नहीं ले सकता। हाँ, वो किसी बच्चे को गोद लेकर उसे अपना उत्तराधिकारी नहीं बना सकता। राजा की मृत्यु के बाद वो पूरी रियासत सीधे ब्रिटिश साम्राज्य में मिल जाएगी। मतलब कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर? बिल्कुल। सोचिए, जिन राजवंशों ने सदियों से राज किया है उन्हें एक मामूली से क्लॉज के जरिए खत्म किया जा रहा था। कौन कौन से राज्य गए थे इसमें? एग्जाम के लिए याद रखें, सतारा, नागपुर और सबसे मशहूर झांसी।
ये सब इसी नीति का शिकार हुए। इससे तो राजाओं में बहुत खौफ पैदा हो गया होगा। भयंकर असुरक्षा। उन्हें लगने लगा कि आज पड़ोसी का राज्य गया है, कल उनकी बारी होगी। राजाओं का गुस्सा तो एकदम वाजिब लगता है, सत्ता छिन रही थी उनकी। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बनना चाहूंगा। हाँ, पूछिए। एक आम गरीब किसान को क्या फर्क पड़ रहा था? वो तो वैसे भी किसी राजा को टैक्स दे रहा था ना। हाँ। गद्दी पर नवाब बैठे हैं अंग्रेज, किसान की जिंदगी तो वैसे भी संघर्ष थी, तो वो क्यों भड़के? ये बहुत ही बेहतरीन और डीप सवाल है, और यहीं पर ब्रिटिश आर्थिक शोषण का असली चेहरा सामने आता है। देखिए, किसान पहले भी राजाओं को टैक्स देते थे, लेकिन भारतीय राजाओं का पैसा भारत में ही रहता था। मतलब इकोनॉमी में घूमता था। बिल्कुल। वो उसी पैसे से महल बनवाते, नदियां खुदवाते, व्यापार बढ़ाते। लेकिन अंग्रेजों का जो टैक्सेशन सिस्टम था ना, वो एक वन वे वैक्यूम क्लीनर की तरह था। वन वे वैक्यूम क्लीनर। हाँ, वो भारी लगान वसूलते और वो पूरा का पूरा पैसा लंदन भेज देते। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने किसानों को गेहूं चावल के बजाय कैश क्रॉप्स उगाने पर मजबूर किया, जैसे नील और कपास। एकदम सही। अब सोचिए, जब सूखा पड़ा तो खाने के लिए अनाज था ही नहीं और लाखों लोग भूख से मर गए। बाप रे! मतलब अंग्रेजों ने सिर्फ जेबें नहीं काटी, उन्होंने पूरा आर्थिक ढांचा ही तबाह कर दिया। और कारीगरों का हाल तो इससे भी बुरा था। भारत का कपड़ा उद्योग पूरी दुनिया में मशहूर था ना। हाँ, ढाका की मलमल और वो सब। बिल्कुल। अंग्रेजों ने क्या किया? उन्होंने भारत से कच्चा माल जैसे कपास एकदम कौड़ियों के दाम खरीदा, उसे ब्रिटेन की फैक्ट्रियों में भेजा और वहां से मशीनों से बना सस्ता कपड़ा वापस भारत लाकर महंगे दामों में बेचने लगे। ये तो डबल नुकसान हुआ। हाँ, और ऊपर से भारतीय कपड़ों पर भारी टैक्स लगा दिया। इससे हमारे जो जुलाहे और कारीगर थे वो पूरी तरह सड़क पर आ गए। उनके पास मजदूरी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। तो आर्थिक मोर्चे पर तो जनता भूखों मर रही थी। अब अगर हम सामाजिक और धार्मिक पहलू पर आए, कहते ना इंसान सब बर्दाश्त कर लेता है, पर धर्म पर बात आए तो मरने मारने पर उतर आता है। अंग्रेजों ने ये गलती कैसे की? अंग्रेजों को ना व्हाइट मैन्स बर्डन का बहुत घमंड था। मतलब खुद को सुपीरियर समझना। हाँ, उन्हें लगता था कि भारतीय समाज पिछड़ा हुआ है और इसे सभ्य बनाना उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाए। आज के हिसाब से तो ये अच्छे कदम थे। आज के हिसाब से अच्छे थे, लेकिन उस समय के रूढ़िवादी समाज को लगा कि ये तो हमारे सदियों पुराने रीति रिवाजों पर सीधा हमला है। समझ सकता हूँ। और इसके साथ ही 1813 के चार्टर एक्ट के बाद ना ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की खुली छूट मिल गई। स्कूलों और बाजारों में भी, हर जगह। लोगों के मन में ये गहरा डर बैठ गया कि अंग्रेज हमारा धर्म पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं। तो ये हो गए राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कारण। मतलब प्रेशर कुकर पूरी तरह से गैस पर चढ़ चुका था, दबाव एकदम चरम पर था। बिल्कुल, बस सीटी बजने की देर थी। तो अब बात करते हैं उस ग्राउंड स्टाफ की जिसके हाथ में हथियार थे, सेना की। सेना के अंदर क्या चल रहा था? सेना में जो भेदभाव था वो बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। बंगाल आर्मी में ज्यादातर सैनिक अवध और उत्तर पश्चिमी प्रांतों से थे, जो उच्च जाति के हिंदू या मुस्लिम थे। वेतन में भी भेदभाव था क्या? बहुत ज्यादा। एक ही रैंक पर काम करने वाले भारतीय सैनिक को गोरे सैनिक के मुकाबले बहुत कम वेतन मिलता था, और भारतीय सैनिक चाहे कितनी भी बहादुरी दिखा लें, वो कभी सूबेदार की रैंक से ऊपर जा ही नहीं सकता था। ओह, मतलब प्रमोशन का कोई चांस नहीं? बिल्कुल नहीं। सोचिए, 30 साल के अनुभव वाले एक बुजुर्ग भारतीय सैनिक को कल के आए 20 साल के अंग्रेज अफसर को सलाम ठोकना पड़ता था और बदले में उसे गालियां मिलती थीं। ये तो किसी के भी आत्मसम्मान को कुचलने वाली बात है। तो हमारे पास अब बेरोजगार कारीगर हैं, भूखे किसान हैं, बेदखल राजा हैं और अपमानित सैनिक हैं। पूरा बारूद का ढेर तैयार था। बस चिंगारी गिरने की देर थी, और वो चिंगारी बनकर आई एनफील्ड राइफल। हम सब जानते हैं कि चर्बी वाले कारतूसों ने आग लगाई, लेकिन एग्जाम के नजरिए से इसमें ऐसा क्या था जिसने इतना बड़ा धमाका कर दिया? एनफील्ड राइफल में जो कारतूस इस्तेमाल होते थे, उनका मैकेनिज्म ही सबसे बड़ी समस्या थी। बंदूक में बारूद भरने के लिए सैनिक को उस कारतूस का ऊपरी हिस्सा अपने दांतों से काटना पड़ता था। दांतों से? हाँ, और तभी जनवरी 1857 में ये अफवाह फैल गई कि कारतूस को सीलन से बचाने के लिए जिस चर्बी का इस्तेमाल हुआ है वो गाय और सूअर की है। अरे बाप रे!
मतलब एक ही झटके में दोनों धर्मों पर सीधा प्रहार। बिल्कुल, गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है और सूअर मुसलमानों के लिए वर्जित। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा चुभने वाली थी वो था अंग्रेजों का अहंकार। उन्होंने क्या किया? जब सैनिकों ने इन कारतूसों को इस्तेमाल करने से मना किया तो अंग्रेजों ने उनकी चिंताएं दूर नहीं की, बल्कि उन्हें जबरन इस्तेमाल करने का ऑर्डर दे दिया। उन्हें लगा कि ये काले सिपाही हमारा हुक्म कैसे टाल सकते हैं। ईगो पे ले लिया उन्होंने। हाँ, ये सिर्फ धार्मिक मुद्दा नहीं था, ये ब्रिटिश घमंड का चरम था। और इसी घमंड का सबसे पहला जवाब दिया मंगल पांडे ने। मंगल पांडे का नाम तो हर किसी ने सुना है। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने इन कारतूसों का इस्तेमाल करने से साफ इनकार कर दिया और अपने अफसर पर गोली चला दी। ये घटना तो इतिहास में मील का पत्थर है, लेकिन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि विद्रोह की आधिकारिक शुरुआत कब और कहां से हुई। इसमें बच्चे मंगल पांडे टिक कर देते हैं और वहीं नंबर कट जाते हैं। ये बहुत ही क्रिटिकल डिफरेंस है। मंगल पांडे की घटना एक व्यक्तिगत विद्रोह था जिसके बाद उन्हें फांसी दे दी गई, लेकिन विद्रोह की आधिकारिक शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। 10 मई मेरठ, ये डेट रट लेनी चाहिए। बिल्कुल, मेरठ के सैनिकों ने अपने उन 85 साथियों को छुड़ा लिया जिन्हें कारतूस इस्तेमाल ना करने पर जेल में डाला गया था। उन्होंने अंग्रेज अफसरों को मारा और रातों रात दिल्ली की तरफ निकल पड़े। और दिल्ली पहुंचकर उन्होंने जो किया वो मनोवैज्ञानिक रूप से बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने 82 साल के बूढ़े मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। हाँ, ये एक बहुत ही रणनीतिक कदम था। पर बहादुर शाह जफर के पास तो ना सेना थी ना पैसा। फिर सिपाहियों ने उन्हें क्यों चुना? क्योंकि बहादुर शाह जफर एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक सिंबल थे। भारत के आम जनमानस में ना अभी भी मुगल सत्ता ही भारत की लीगल सरकार मानी जाती थी। मतलब कंपनी को लुटेरा मानते थे। बिल्कुल। तो बहादुर शाह जफर को नेता बनाकर सिपाहियों ने अपने विद्रोह को एक कानूनी वैधता दे दी। उन्होंने मैसेज दिया कि हम बागी नहीं हैं, हम अपने असली बादशाह के लिए लड़ रहे हैं। और घुमंतू लोगों के जरिए मैसेज पहुंचते थे। और सबसे फेमस तरीका था कमल और चपाती का। चपाती, रोटी। हाँ, एक गांव से दूसरे गांव चपातियां भेजी जाती थी, जो इस बात का सिग्नल होता था कि कुछ बड़ा होने वाला है और सबको तैयार रहना है। ये तो कमाल का फैक्ट है। अब आते हैं उस सेक्शन पर जो एग्जामिनर्स का सबसे फेवरेट है, मैच द फॉलोइंग। कौन सा नेता कहां से लड़ रहा था और क्यों? इसे एकदम लॉजिक से याद रखना चाहिए। दिल्ली में लीडरशिप बहादुर शाह जफर के पास थी, लेकिन असली कमान जनरल बख्त खां के हाथों में थी। ठीक है, दिल्ली हो गया। इसके बाद कानपुर। यहाँ कमान संभाली नाना साहिब ने। क्यों? क्योंकि डलहौजी ने ये कहकर उनकी पेंशन रोक दी थी कि वो पेशवा बाजीराव द्वितीय के गोद लिए हुए बेटे हैं। फिर से वही हड़प नीति। बिल्कुल। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई सामने आई क्योंकि उनके दत्तक पुत्र को भी वारिस मानने से मना कर दिया गया था। और लखनऊ में? लखनऊ में बेगम हजरत महल ने मोर्चा संभाला। अंग्रेजों ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह को कुशासन का आरोप लगाकर गद्दी से हटा दिया था। इससे वहां की जनता बहुत गुस्से में थी। और बिहार वाला भी बहुत पूछते हैं एग्जाम में। हाँ, बिहार के आरा या जगदीशपुर कह लें, वहां से एक बहुत उम्रदराज लेकिन असाधारण जमींदार सामने आए, कुंवर सिंह। अंग्रेजों ने उनकी जमींदारी छीन ली थी। अगर हम इन सभी नेताओं को देखें तो एक पैटर्न नजर आता है। नाना साहब, लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, इन सब के अंग्रेजों से लड़ने के अपने पर्सनल रीजन थे। उनके राज्य छीने गए थे। हाँ, ये बात सच है। लेकिन बावजूद इसके वो एक कॉमन दुश्मन से लड़े। पर यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास दिखता है, और यहीं से असर्शन रीजनिंग वाले मुश्किल सवाल बनते हैं। बताइए। जब इतने महान नेता लड़ रहे थे, सैनिक जान की बाजी लगा रहे थे, आम जनता साथ थी, तो फिर ये महासंग्राम सफल क्यों नहीं हुआ? अंग्रेज इसे कुचलने में कामयाब कैसे हो गए? असफलता के कारणों को समझना बहुत जरूरी है। एग्जाम में स्टेटमेंट वाले सवालों में यही फंसाते हैं। पहली और सबसे बड़ी कमी थी एकता और मास्टर प्लान का ना होना। मतलब कोई सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी? नहीं थी। हर जगह लोग बहादुरी से लड़ रहे थे, लेकिन अपने अपने इलाकों के लिए। नाना साहब कानपुर बचा रहे थे, लक्ष्मीबाई झांसी के लिए लड़ रही थीं। उनके बीच कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। और अंग्रेजों के पास तो सेंट्रलाइज्ड कमांड थी। बिल्कुल। और दूसरी बात, हथियारों का अंतर। भारतीय विद्रोही मुख्य रूप से तलवारों, भालों और पुरानी बंदूकों से लड़ रहे थे। और अंग्रेजों के पास वो नई एनफील्ड राइफलें थी। हाँ, जिनकी रेंज बहुत ज्यादा थी और उनका तोपखाना बहुत मजबूत था। इसके अलावा अंग्रेजों ने नई टेलीग्राफ लाइन का खूब इस्तेमाल किया। पलक झपकते ही खबर एक शहर से दूसरे शहर पहुंच जाती थी।
टेक्नोलॉजी का बड़ा एडवांटेज था ये। अच्छा, एक और बात जो ट्रू फॉल्स में आती है, क्या वाकई पूरा भारत इस विद्रोह में शामिल था? ये सबसे बड़ा फॉल्स स्टेटमेंट है। अक्सर कैंडिडेट्स यही गलती करते हैं। ये विद्रोह पूरे देश में नहीं फैला था। तो कहाँ तक सीमित था? मुख्य रूप से उत्तर और मध्य भारत, जैसे अवध, रुहेलखंड, बिहार, दिल्ली। दक्षिण भारत लगभग पूरी तरह शांत रहा। अच्छा। और सबसे चौंकाने वाली बात, पंजाब के सिख सैनिकों और नेपाल के गोरखा सैनिकों ने विद्रोहियों का साथ देने के बजाय अंग्रेजों की मदद की। एक मिनट, सच में? ये तो मुझे नहीं पता था। अगर ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था तो फिर पंजाब और नेपाल के सैनिकों ने अपनों पर ही गोलियां क्यों चलाईं? ये थोड़ा अजीब नहीं है? अजीब लगता है जब तक हम ऐतिहासिक बैकग्राउंड नहीं समझते। देखिए, बंगाल आर्मी जिसने विद्रोह किया था, उनके सैनिकों को पूर्बिया कहा जाता था। ठीक है। कुछ ही साल पहले जब अंग्रेजों ने पंजाब पर हमला किया था, तो यही पूर्बिया सैनिक अंग्रेजों की तरफ से सिखों के खिलाफ लड़े थे। इसलिए सिखों के मन में इनके प्रति पुरानी दुश्मनी थी। ओह, तो अंग्रेजों ने इस आपसी रंजिश का फायदा उठाया। बहुत चालाकी से। और सिर्फ सैनिक ही नहीं, ग्वालियर के सिंधिया और इंदौर के होलकर जैसे कई बड़े भारतीय राजाओं ने भी अंग्रेजों का ही साथ दिया। मतलब अपनों ने ही धोखा दिया। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने तो खुद कहा था कि इन राजाओं ने तूफान के आगे बांध का काम किया, वरना अंग्रेज तो बह गए होते। ये बहुत ही शानदार इंसाइट है। मतलब आपसी फूट और हथियारों की कमी ने विद्रोह को कुचलवा दिया। तो 1859 तक तो सब शांत हो गया। हाँ, सैन्य दृष्टि से वो हार गए थे। लेकिन अगर मैं पूछूं कि क्या ये सच में असफल था, क्योंकि मुझे लगता है इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को ऐसा हिलाया कि वो कभी उठ नहीं पाई। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। सैन्य हार थी, पर राजनीतिक रूप से इसने एक युग का अंत कर दिया। और यहीं से आते हैं इसके परिणाम, खास तौर पर 1858 का भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसे आप इतिहास का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट बेलआउट और टेकओवर कह सकते हैं। कॉर्पोरेट टेकओवर कैसे? ब्रिटिश सरकार यानी ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा कि तुमने दुनिया का सबसे लाभदायक बाजार लगभग गंवाई दिया था, अब तुम्हारा काम खत्म। मतलब कंपनी को आउट कर दिया? हमेशा के लिए। भारत का पूरा प्रशासन सीधे महारानी विक्टोरिया और ब्रिटिश संसद के हाथ में चला गया। एक नया पद बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। मिडलमैन हट गया और क्राउन ने सीधा कंट्रोल ले लिया। पर क्या ब्रिटिश सरकार की नीतियां कंपनी से कुछ अलग थीं? बिल्कुल अलग। उन्होंने उन सारी नीतियों को पलट दिया जिनसे विद्रोह हुआ था। डलहौजी सी हड़प नीति को सीधे कूड़ेदान में डाल दिया गया। राजाओं को राहत मिल गई। हाँ, उन्हें आश्वासन दिया गया कि अगर वो वफादार रहेंगे तो उनकी गद्दी सुरक्षित रहेगी। और आम जनता के लिए क्या बदला? सबसे बड़ा वादा ये किया गया कि ब्रिटिश सरकार अब भारतीयों के धार्मिक और सामाजिक मामलों में कोई दखल नहीं देगी। वो समझ गए थे कि धर्म से खेलना आग से खेलने जैसा है। तो ईसाई मिशनरियों पर लगाम लग गई। पर जिस सेना ने ये पूरा बवंडर खड़ा किया था, उसका क्या किया अंग्रेजों ने? क्या फिर से बंगाल आर्मी बनाई? सवाल ही नहीं उठता। सेना के पुनर्गठन के लिए एक पील कमीशन बनाया गया। ये एग्जाम में आता है, याद रखिएगा। पील कमीशन? हाँ, अंग्रेजों ने अब मार्शल रेस का सिद्धांत लागू किया। जिन अवध और बिहार के सैनिकों ने विद्रोह किया था, उनकी संख्या सेना में भारी रूप से कम कर दी गई। और जिन्होंने साथ दिया था, जैसे सिख, गोरखा और पठान, उनकी भर्ती बड़े पैमाने पर की गई। और सबसे जरूरी बात, तोपखाना यानी आर्टिलरी पूरी तरह से यूरोपीय सैनिकों के हाथों में दे दी गई, ताकि भविष्य में कोई विद्रोह हो भी तो उनके पास तोपे ना हो। बिल्कुल सिस्टम को हैक प्रूफ बना दिया। अगर हम इस पूरी चर्चा के डॉट्स कनेक्ट करें तो कहानी कुछ यूं बनती है। कंपनी का लालच और डलहौजी की नीतियों ने राजाओं और किसानों को गुस्सा दिलाया। बिल्कुल। फिर चर्बी वाले कारतूसों ने बारूद में आग लगाई। बगावत मेरठ से शुरू होकर दिल्ली पहुंची, लेकिन हथियारों की कमी और अपनों के धोखे के कारण ये असफल हो गया और अंत में क्राउन ने कंपनी का टेकओवर कर लिया। एकदम सटीक सारांश। अगर ये तार्किक कड़ी दिमाग में है तो एग्जाम में असर्शन रीजनिंग वाला कोई सवाल गलत नहीं होगा। श्रोताओं के लिए क्विक ट्रिक भी दे देते हैं ताकि ये सब दिमाग में छप जाए। एक लाइन याद रखिए, डलहौजी, कारतूस, मेरठ, दिल्ली, असफल, 1858। बहुत बढ़िया ट्रिक है। डलहौजी कारण था, कारतूस चिंगारी, मेरठ से शुरुआत, दिल्ली उसका केंद्र, असफल उसका परिणाम और 1858 का एक्ट उसका अंतिम नतीजा। एकदम परफेक्ट। वन लाइनर्स भी पूरे हो गए।
लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ना चाहूंगी आप सबके लिए। जी बताइए। हम अक्सर कहते हैं कि 1857 का विद्रोह असफल हो गया, लेकिन जरा सोचिए, अगर ये महासंग्राम ना होता, अगर कंपनी का वो क्रूर शासन यूं ही चलता रहता, तो क्या भारत में रेलवे, टेलीग्राफ और अंग्रेजी शिक्षा का वो प्रसार हो पाता जिसने पूरे देश को जोड़ा? सोचने वाली बात है। क्या अलग अलग रियासतों में बटा भारत कभी वो राष्ट्रीय चेतना महसूस कर पाता जिसने 1947 में हमें आजादी दिलाई? क्या ये संभव है कि 57 की वो तथाकथित असफलता ही असल में एक एकीकृत भारत के निर्माण की पहली सीढ़ी थी? यार, ये तो सच में पूरे नजरिए को बदल देने वाला विचार है। क्या हमारी सबसे बड़ी हार में ही हमारी अंतिम जीत के बीच छुपे थे? तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए मंथन करने का एक शानदार विषय है। बिल्कुल, इस पर जरूर सोचिएगा। तो इसी विचार के साथ हम आज की इस डीप डाइव को यही समाप्त करते हैं।